हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। और एक बार फिर से हम स्टार्ट करें क्लास 12th की फिजिक्स का अगला टॉपिक। आज हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखा अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखा, और दूसरी चीज आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, तो आज के बच्चों ये दो टॉपिक है। सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो, खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि अपने द्वारा बनाई गई नोट्स दुनिया की सबसे प्यारी नोट्स होती है। तो चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार फिर से आ जाओ और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 12th की पूरी फिजिक्स डिटेल में यहाँ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको पूरा सब कुछ मिलने वाला। ठीक है, तो पहली हेडिंग लगाओगे बेटो, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, या इसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, अथवा इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। आई बात समझ में? कई बार एग्जाम में आपके आ चुका। ये क्या होती है आराम से समझना, आराम से समझना। हमने पढ़ा है कि अगर कोई आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश है, तो आवेश के चारों ओर एक उसका वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई आवेश रखा है तो आवेश के चारों ओर उसका क्या बन जाता है, वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। अच्छा सर, वैद्युत क्षेत्र तो बन गया। और एक बात आपने ही बताई थी सर कि वैद्युत क्षेत्र जो है ये एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र कहां है, किधर है, कितना है तो निकाल लेंगे, वो अलग बात है, तीव्रता हमने पढ़ ली है। पर किधर है, कहां है, उस बात को बताने के लिए हम इसके वैद्युत क्षेत्र में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। क्या खींचते हैं? काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं जो किसी भी स्थान पर उसके वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उस आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें हम वैद्युत बल रेखा अथवा वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। आराम से सुनिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि वैद्युत बल रेखा अथवा वैद्युत क्षेत्र रेखा वे रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं। ए बच्चा याद रखना, ये रेखा होती नहीं है कि कौनो आवेश रखा कोई चारों तरफ रेखाएं लटकी रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल कवि की कल्पना है। ये कैसी रेखाएं हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। किताब में इसकी बहुत भारी भरकम परिभाषा लिखी होती है। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर कोई पृथक आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। इतनी खतरनाक परिभाषा किताब वाले लिख देते हैं, बच्चा पढ़ के बेहोश हो जाता है बेचारा। तो वो वाली हम नहीं लिखाएंगे, वो वाली भी लिखा देंगे, लेकिन पहले सरल वाली समझो। क्या लिखेंगे सरल वाली में? कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन मैं भी लिखते जाता हूं, साथ में तुम लोग भी लिखोगे। देखोगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। आवेश के वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन इसकी ये होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, या तो आप किताब वाली परिभाषा लिखना चाहो तो बड़ी कठिन है, उसको भी लिख दे रहे हैं। ये कैसे? वैद्युत, वो परिभाषा ये होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण, वाह वाह कितनी बढ़िया हिंदी है सर, मजा आ गया। वे काल्पनिक निष्कोण, पूरा पाषाण हड़प्पा की सभ्यता में पाए गए थे ये सब हिंदी के शब्द। वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं
वाह सर। जिस पर कोई धनात्मक पृथक्कृत आवेश, कोई धनात्मक पृथक्कृत का मतलब होता है अकेला, जिसको तुम लोग आजकल की भाषा में बोलते हो सिंगल। सिंगल की बात मत करिए सर, अब कौन सिंगल है सर, आजकल तो हम पता नहीं कितने हैं, हम दो हमारे दो, सिंगल सर हटाओ सर। पृथक्कृत आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, फिर उसके बाद कहेगा कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताओ, तो इसके गुणों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो एक एक करके इसके गुण के बारे में हम पढ़ेंगे, तो पहले इतना नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका, आगे बढ़ दिया जाए। चलो अगली हेडिंग लगाओगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, अगली हेडिंग लगाओगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, एक एक करके समझना रेखाओं के गुण। ठीक है, ये एक एक करके बड़े प्यार से, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, और जिस दिन मौका मिले उस दिन हाथ से गुजर जाना है। हाँ चलो आओ। तो पहला गुण यह है कि अगर कोई इकलौता धनावेश है तो इसके वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाएंगे, ऐसे जुम 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 जुम। धनावेश से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती है। सर आपको कैसे पता चला कि धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी? बेटा इनका पता ऐसे नहीं लगता, इनके लिए हम लाते हैं वो गरीब आवेश, वो बेचारे गरीब आवेश को, किसको, परीक्षण धनावेश को लाते हैं। किसको लाते हैं? परीक्षण धनावेश को लाते हैं, और इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही अनंत तक हम रेखा खींच देते हैं। कल्पना ही तो करनी है सर, वास्तव में खींचना होता तो हमारे बस की बात थोड़े ना है, कल्पना ही तो है। तो अनंत खींच देखते हैं तो ये धनावेश पर प्रतिकर्षण का बल लगता है, ये आवेश इस आवेश को दूर भगाता है, तो हम समझ गए कि आवेश से प्रारंभ होंगी और कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो पहला गुण आप लोग कॉपी में लिखिएगा, मैं चित्र बनाए दे रहा हूं, कॉपी में लिखोगे एकल धन आवेश में वैद्युत बल रेखाएं, आराम से सुन लो भैया, पहले एकल धन आवेश में वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, या धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं। लिख लोगे? बोलो हाँ सर, बीच बीच में हाँ सर बोल दिया करो, लिख लेंगे सर। अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक, दूसरे गुण की अगर हम बात करें, अगर कोई एकल ऋण आवेश है, इकलौता ऋण आवेश, इकलौता ऋण आवेश, ठीक है, तो इस पर क्या होता है, अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। एकल ऋण आवेश में क्या होगा, अनंत से वैद्युत बल रेखाएं आकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, अनंत से आकर के ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। कहां से आएंगी सर? अनंत से। कहां समाप्त होंगी बेटा? ऋणावेश पर। कहां पे समाप्त होंगे? ऋणावेश पर। ये इस प्रकार से ऐसे जुम 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 करती आएगा, जुम 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 जुम। तो दूसरा गुण, चित्र बनाते जाना, गुण हम बोलते जा रहे हैं, लिख लो, अच्छा लगेगा। क्या लिखोगे? एकल ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। क्या लिखोगे? एक बार फिर सुन लो, एकल ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। लिख लोगे? लिख लोगे भैया? आप देखो, तुम्हें कोई चीज से दिक्कत नहीं बची तो बाल कटवा लीजिए। ये सब क्या है, मतलब दिन दहाड़े बेइज्जती कर रहे हो टीचर की, और क्या बताएं। हो गया, ये दो गुण लिख लिए, फिर आगे बढ़े। तीसरे गुण को समझना गौर से। तीसरा गुण क्या है कि अगर मान लो दो धन आवेश हैं, दो क्या है? धन आवेश है, दोनों क्या है? धन आवेश, या दोनों ऋण आवेश भी हो सकते हैं।
दो धन आवेश हो या दो ऋण आवेश, मतलब समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान प्रकृति के आवेशों के बीच ये जो बल रेखाएं होती हैं ये लचकदार डोरी के समान, शब्द सुनिएगा, शब्द में कितना बढ़िया शब्द है, लचकदार, लचकदार डोरी, ठीक है, लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से भागने का प्रयास करती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चित्र बनाते जाओ और मैं बोल रहा हूं लिख लो। क्या लिखोगे? समान धनावेशों में वैद्युत बल रेखाएं, नहीं, समान आवेशों के बीच लिखना, समान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती हैं या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। लिख लो बेटा दूसरा, समान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान एक दूसरे के से भागने का प्रयास करती हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि दो समान आवेशों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण का बल लगता है। आई बात समझ में? लचकदार डोरी के समान भागने का प्रयास करती है। ठीक है सर, इतना समझ में आया? अगले पॉइंट में बढ़ें, अगले पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट समझो कि जब दो विपरीत आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, तो विपरीत आवेशों के बीच ये बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। और इसमें भी बच्चे ऐसे नहीं, इसमें भी लचकदार डोरी के समान। कैसे? लचकदार डोरी के समान। ठीक है, तो विपरीत आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। किसका बल लगता है बेटा? आकर्षण का बल लगता है। ये चित्र बना लो। ठीक है, क्या लिखोगे? दो विपरीत आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि दो विपरीत आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, आकर्षण का बल लगता है। ठीक, क्लियर हुआ इतना सब कुछ? समझ में आया भाई? एक एक गुण समझते जाओ, कम से कम 10 गुण लिखवाएंगे इसके पूरे। लचकदार। अच्छा, एक चीज और बता दे, अभी तुम लोग को मैग्नेट जब पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिज्म जब पढ़ाएंगे तो वहां पर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा। अब आप वहां पे जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर ये तो बिल्कुल वैद्युत बल रेखाओं की मौसिक लड़की लग रही हैं, लेकिन वहां पर उनमें और इनमें यही अंतर होता है कि जो वैद्युत बल रेखा ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। लेकिन बेटा जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचोगे तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच खींचोगे तो ये चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, लचकदार डोरी के समान नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, लेकिन ये चुंबक के भीतर साउथ टू नॉर्थ आती हैं। मतलब क्या हुआ कि ये पूरा क्लोज लूप बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। नॉर्थ से साउथ गई, साउथ से नॉर्थ आई, नॉर्थ से साउथ आई, साउथ से नॉर्थ आई, तो पूरा बंद वक्र बनाती हैं। और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये धन आवेश से प्रारंभ हुई, ऋण आवेश पर समाप्त हुई, फिर ऋण आवेश से धन आवेश में नहीं आती है, तो इसका वक्र ऐसे है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्लोज लूप नहीं है, ये ओपन लूप है, ये खुला वक्र बनाती हैं। याद रखना, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं कैसा बनाती हैं? ये बंद वक्र बनाती हैं। ये डिफरेंस होता है, भले ये दोनों मौसिक लड़की हो। ठीक है, आई बात समझ में? इतना ऐस बोलो, समझ में आया? ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये है बेटा, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, ठीक है, वहां का वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहां पर बल रेखाएं एक दूसरे से
समान दूरी पर होती हैं, यानी इनके बीच की ये डिस्टेंस बराबर होती है, वहां का वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहां पर बल रेखाएं एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर होती हैं, ये देखो अलग अलग दूरी पर होती हैं, वहां का जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वो असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। ये कैसा है? ये असमान वैद्युत क्षेत्र है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? जिस स्थान पर बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, वहां का वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। जहां की बल रेखाएं एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर होती है, वहां का वैद्युत क्षेत्र असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। नोट करें इसको, ठीक है, नोट करो भाई। बेशक मौसी की लड़की की शक्ल है, हाँ चलो आओ अगला पॉइंट समझोगे। अगला पॉइंट समझो भैया, ये देखो, ये हमने मान लो वैद्युत बल रेखाएं खींची, ठीक है, ऐसी मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R, ठीक है। इससे मैं क्या सिखाना चाहता हूं तुम्हें कि बेटा वैद्युत क्षेत्र के जिस बिंदु पर बल रेखाएं पास पास होती हैं, खाने वाला नहीं, पास पास, जहां पर बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां का वैद्युत क्षेत्र प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैसे होता है बेटा? ये प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है। और जहां की बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, बीच में अंतराल ज्यादा होता है, वहां का वैद्युत क्षेत्र दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। कैसा होता है बेटा? ये दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। बात समझ में आई सर? तो अगले पॉइंट में क्या लिखोगे कि जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां का वैद्युत क्षेत्र प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां का वैद्युत क्षेत्र दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। पॉइंट नोट करो, समझ में आ रहा है ना सबके? हेड बेचारा कह रहा सालू हो क्या? इधर आओ मैं टीचर पढ़ा रहा तो सालू के पीछे पड़े हो, हैं? सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, समझे? पढ़ लो, अभी पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आया समझ में? अगले पॉइंट में समझना। अगले पॉइंट में क्या है बेटा? ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, वैद्युत बल रेखा की जो संख्या होती है, ये आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती है। क्या है बताओ? आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी आवेश की मात्रा जिस रेशियो में तुम बढ़ाओगे, उसी रेशियो में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी बदल जाएगी। अर्थात एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कहा एक प्लस क्यू चार्ज है और इसमें 4 वैद्युत बल रेखाएं हैं। कितनी हैं? 4 वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब मान लो हम इसी आवेश की मात्रा दुगनी कर दें, 2q कर दें। कितनी कर दें? प्लस क्यू से प्लस 2q कर दें। तो अगर प्लस क्यू पर 4 बल रेखाएं हैं, तो प्लस 2q पर इसका ठीक दुगना अर्थात 8 बल रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। क्लियर हुआ? चलो, समझ में आया भाई? अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना जो अभी हमने डिस्कस किया था वहां पे। ये पॉइंट मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। वैद्युत बल रेखाएं वहीं पे लिखा देना चाहिए। खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, जबकि इनकी मौसी की लड़की, ऐसा ना लिख रहे इनकी मौसी की लड़की, ये गलत हो जाए। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है,
खुला वक्र सॉरी बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। समझ में आया? बताओ कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्लियर हो गया भाई? लिख लिए? चलो अब एक पॉइंट समझाते हैं। जैसे मान लो बेटा हमने दो आवेशों के बीच एक प्लस क्यू चार्ज लिया, एक माइनस क्यू चार्ज लिया, और ये इनकी बल रेखाएं खींची, ये ऐसी। ऐसा क्यों हूं मैं, ऐसा क्यों हूं, लचकदार डोरी के समान हूं मैं, है? ये ऐसे बल रेखाएं खींची। अब देखो इन वैद्युत बल रेखाओं के वक्र पर इनका जो ये कर्व बना हुआ है, इसके अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचें, अर्थात स्पर्श रेखा खींचें, क्या खींचे? स्पर्श रेखा खींचे, तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। पॉइंट को समझो, क्या बोल रहा हूं कि वैद्युत बल रेखाओं के वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। क्या बताएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो अगले पॉइंट में ये बात नोट कर लेना कि वैद्युत बल रेखाओं के वक्र के किसी बिंदु पर, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो खींची है, ये उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, क्या बताती हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। एक पॉइंट, स्पर्श रेखा क्या बताएगी? स्पर्श रेखा जो हम खींचेंगे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। क्या बताएगी बेटवा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है बेटा, कभी भी ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि दो बल रेखा एक दूसरे को कभी काटें। क्यों नहीं हो सकता? समझो, अभी अभी हमने तुम्हें बताया कि इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रा करोगे तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। अब आप अगर देख रहे हैं कि अगर ये काट रही हैं तो इसके कटान बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा तो इस वाले कर्व पे खींच सकता हूं और एक स्पर्श रेखा इस कर्व पे खींच सकता हूं। तो इसके आधार पर क्या पता चला कि यहां वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होंगी। यहां का वैद्युत क्षेत्र इधर भी होगा और इधर भी होगा, जो कि असंभव है। वैद्युत क्षेत्र की केवल एक पॉइंट पे एक दिशा हो सकती है। किसी एक बिंदु पर दो दिशाओं का वैद्युत क्षेत्र संभव नहीं है। मैं एक इंसान हूं, अगर मैं मान लो चल रहा हूं तो मैं उत्तर में जाऊंगा या तो दक्षिण में जाऊंगा या तो पश्चिम में जाऊंगा या तो पूरब में जाऊंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उत्तर में भी चला जाऊं और मैं पूरब में भी चला जाऊं। तो फिर मैं साधारण प्राणी नहीं, मैं आत्मा या भूत प्रेत हो सकता हूं। आई बात समझ में? तो कभी भी दो रेखाएं काटती नहीं है। तुमसे कोई पूछे क्यों नहीं काटती तो उनको समझा सकते हो, सुनो चाचा, हमने पढ़ा है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, और अगर काट दी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे और उन दो स्पर्श रेखाओं के वैद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। आई बात समझ में सबको? ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बातें? आगे बढ़े सर। चलो अगला टॉपिक, हमने कहा था ना वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, साथ में वैद्युत बल रेखाओं के साथ क्या पढ़ना? वैद्युत द्विध्रुव। अब हम पढ़ेंगे बेटा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। आगे बढ़ते हैं। चलो अगले हेडिंग लगाओगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ लो, आजकल अंग्रेजी भी बोलने लगे हैं, समझ लेना सब लोग। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? देखो इस शब्द का मतलब बता दे। द्विध्रुव का मतलब होता है जोड़ा। सर फिर याद दिला दिए सर, जोड़ा है सर। जोड़ा सर, जोड़ा कब बनेगा हमारा जोड़ा?
पहले पढ़ लो फिर जोड़ा बनाना है, इधर समझो। द्विध्रुव का मतलब होता है जोड़ा। अब यहां पे वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है, तो वैद्युत का मतलब बेटा होता आवेश। वैद्युत माने क्या होता आवेश, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव का हमने अपनी भाषा में मतलब निकाला आवेश का जोड़ा। अब बेटा जब बात आती है जोड़ा की, तो जोड़ा कैसे बनता है समझो। अब जैसे तुम लेने जाते हो दुकानदार के पास, जूता लेने गए, ठीक है। चाल चलन सही रहे तो जिंदगी में जूतों की कमी नहीं रहती है, बस आपके चाल चलन सही होने चाहिए। जिससे चाहोगे जब चाहोगे जूता आपको फ्री मिल सकता है, कोई बात नहीं। तो बस आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि कर्म के आधार पे जूते की कमी ना रहे। तो जब आप जूता लेने जाते हो तो उनसे कहते हो भैया एक जोड़ी जूता दे दो, समझो पहले आज। उससे कहते क्या हो कि भैया जी एक जोड़ी जूता दे दो। अब तुम्हें एक जोड़ी जूता में वो तुम्हें दो जूता देता है, दो जूता देता है। दो जूता में क्या क्या देता है देखो, एक तुम्हें राइट हैंड का जूता देता है, एक तुम्हें राइट हैंड का जूता देता है, एक तुम्हें लेफ्ट हैंड का जूता देता है। फिर मैं गलत बोल गया सर, समझो बात को, हैंड में जूता नहीं पहना जाता, पैर में पहना जाता है। आज 10 साल से पढ़ाते पढ़ाते मैं हमेशा हैंड में जूता पहनाया हूं। बेटा एक राइट पैर का जूता देता है डॉक्टर, डॉक्टर नहीं जूता वाला, और एक लेफ्ट पैर का जूता देता है। तो दो जूते तुम्हें मिलते हैं, राइट पैर का लेफ्ट पैर का। और एक राज की बात बताएं, जूता बहुत खरीदोगे, सुनो पहले इधर, जितना बड़ा राइट पैर का जूता देगा उतना बड़ा ही लेफ्ट पैर का जूता देगा। 6 नंबर का जूता अगर ये वाला राइट वाला है तो 6 नंबर का लेफ्ट वाला भी होगा, ठीक है। मतलब यहां पे दोनों जूते बराबर होते हैं परंतु विपरीत होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, ठीक है। अगर साधारण प्राणी हो तब, विचित्र आत्मा हो, किसी और लोग से आए हो, तो फिर तुम्हारे जूते एक 6 का हो सकता है, एक 12 का हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आई। जब दो बराबर और विपरीत होते हैं तो वहां पर एक बनता है जोड़ा, ठीक है। अब चलो बेटा बहुत हो गई बात, जोड़ा ओड़ा समझ गए होगे। अब आ जाओ हम बनाएंगे आवेश का जोड़ा, और उस निकाय को क्या कहा जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। उस निकाय को क्या कहा जाएगा बताओ, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को किसका जोड़ा बनाना है बताओ, हमें बनाना है आवेश का जोड़ा। तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव में क्या करते हैं, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, अर्थात एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख देते हैं। अल्प दूरी मतलब बहुत छोटी दूरी पर जब रख देते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को, ये जो निकाय बना इस निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। इस निकाय को बेटा क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन क्या बन जाएगी, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, मतलब बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार के निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिख लोगे, मैं फिर से एक बार बोले दे रहा हूं, लिख लेना, ठीक है। बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को, उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिख लोगे बेटा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे 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 आप कहते H2O, H प्लस आयन है और O माइनस, H प्लस आयन O माइनस आयन है। HCl, जैसे NaCl, इसमें Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है। HCl का बिल्कुल ले लो, H प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा। आई बात समझ में इतना सब कुछ, ठीक है। अच्छा एक बात और समझना यहां पर, ये जो वैद्युत द्विध्रुव में बीच की दूरी 2l है, ठीक है, इस 2l दूरी को हम आवेशों के बीच की दूरी भी कहते हैं, आवेशों के बीच की दूरी भी कहा जाता है, या इसी को वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं।
इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात और चल रही है कि सर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अल्पतम दूरी होगी और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अल्पतम दूरी हो की तरफ आपने इसे 2l मान रखा है। तो 2l मानने का कारण यह है कि अभी हम इसके कुछ डेरिवेशंस करेंगे। उस डेरिवेशन में आएगा वैद्युत द्विध्रुव से दूरी। अब जब वैद्युत द्विध्रुव से दूरी आएगी तो ना हम इस प्लस क्यू से दूरी लेंगे ना हम इस माइनस क्यू से दूरी लेंगे, हम इन दोनों के मध्य बिंदु अर्थात यहां से दूरी लेंगे। तो हमें इनके बीच की कुल दूरी का आधा आधा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनके बीच की कुल दूरी का आधा आधा करना पड़ता है। तो 2l को आधा आधा करते हैं तो आधा l उधर चला जाता है, आधा l इधर आ जाता है। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। l ले लोगे तो l का आधा l/2 जूझ जाओगे कैलकुलेशन में। हाँ, इसलिए हम इसे 2l मानते हैं। क्लियर हुआ इतनी बातें? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और एक चीज, एक पॉइंट समझ लेते हैं, यहीं पर बता देते हैं, यहीं पे बता दे, जगह है ना। हाँ देखो, जैसे ये बेटा माइनस क्यू आवेश है, ये बेटा क्या है, ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, अल्पतम दूरी पर रखे हैं। जब हम इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा को बढ़ा देते हैं, उधर बढ़ा दें या इधर बढ़ा दें, तो इस रेखा को वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। इसको वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। ठीक है। और जब हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर अक्ष के लंबवत रेखा खींचते हैं, बात को समझना थोड़ा गौर से। क्या बोल रहा हूं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत रेखा खींचते हैं तो इस रेखा को वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को? आगे बढ़ा जाए भाई, चले आगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगली हेडिंग लगाओगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आराम समझना, इंग्लिश भी समझते चलना, नहीं मेरे जैसे बन जाओगे कोई मतलब नहीं है वो जीवन में। ठीक है, क्या बन जाओगे? मेरे जैसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको ऐसे समझो, इसको सीधे परिभाषा समझेंगे बेटा। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा समझो, हमने वैद्युत द्विध्रुव में देखा एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, बीच की दूरी क्या है? 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जो होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2l। क्या होता था? Q इंटू 2l। Q क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आवेश, और 2l क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई या आवेशों के बीच की दूरी। तो परिभाषा हमारी क्या बन सकती है कि वैद्युत द्विध्रुव में आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं। अतः वैद्युत द्विध्रुव में, तुम लोग भी लिखते चलना, वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटवा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते। लिख लिए सब लोग? इतना लिखते चलना साथ साथ भाई। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते। ठीक है। अच्छा,
तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं, अगले पॉइंट में यही बता दें। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये सदिश राशि है। अब अगर भैया ये सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगी। वो दिशा कहां होती है? वो दिशा होती है -q आवेश से +q आवेश की ओर। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। बीच का सेपरेशन 2l होगा। डायरेक्शन याद रखना -q से +q की ओर। कहां होगी बोलो? -q से +q की ओर। ठीक है, चलो आते हैं अगले पॉइंट पे। अगर इसका मात्रक निकालें तो बड़ा सिंपल है यार, मात्रक और बीमा निकाल लेते हैं। P बराबर फॉर्मूला कहता है Q इंटू बताओ 2l। Q इंटू क्या कहता है? Q इंटू 2l। Q क्या है? आवेश, और 2l क्या है? बीच की दूरी। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और 2l बीच की दूरी है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। अगर हम इसकी विमा निकालें, बहुत सिंपल है यार, कूलाम के लिए आता है IT यानी AT आ जाएगा, और मीटर के लिए क्या आएगा? LA आ जाएगी। तो इसकी विमा हो जाएगी LTA, लता मंगेशकर ना, लता मंगेशकर हो जाएगी। याद रहेगा? ठीक है, ठीक है। आओ बेटा, अब इसके बाद अगली चीज, एक सवाल लगा लेते, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते। मान लो मैंने क्वेश्चन ये दिया कि यदि 5 माइक्रोकूलाम, ठीक है, प्लस माइनस लिख दिया, प्लस। भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का बनाना है तो प्लस माइनस दोनों होंगे ना। हमने तुमसे क्या कहा? यदि +-5 माइक्रोकूलाम वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2 माइक्रोमीटर हो तो ठीक है, हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो, यह आपका सवाल है। सवाल है कि +-5 माइक्रोकूलाम के वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2 माइक्रोमीटर हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। आराम से समझना। बताओ, आवेश Q का मान मैंने दिया 5 माइक्रोकूलाम। बेटा माइक्रोकूलाम है तो 5 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। बीच की दूरी 2l का मान दिया है, लंबाई अर्थात बीच की दूरी 2l, इसका मान है बताओ 2 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर को अगर मीटर में बदलें तो 2 × 10⁻6 मीटर, 2 × 10⁻6 मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है P = Q × 2l। Q का मान है 5 × 10⁻6 × 2 × 10⁻6। 5 दूनी 10 × 10⁻12, मतलब 1 × 10⁻11 कूलाम मीटर। यूनिट क्या लिखोगे? कूलाम मीटर। गरीब सवाल था, हर बच्चा लगा के बैठ गया। खुश हो गए तुम लोग, मुकम्बो खुश हुआ। समझ में आया? चलो, समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बातें? ठीक है, अगली एक हेडिंग लगाओगे। चलें आगे बढ़ें। अगली हेडिंग लगाओगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। एक हेडिंग लगाओ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत द्विध्रुव पर, किस पर? वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर बताओ क्या? बल युग्म आघूर्ण। आई बात समझ में? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण के बारे में। बेटा मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव में क्या होते हैं? -Q और +Q 2 आवेश होते हैं।
ठीक है। बीच का सप्रेशन, बीच की दूरी कितनी होती भैया? बीच का सप्रेशन होता सर कितना? 2l। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल पे हमने रख दिया, थीटा एंगल पर रख दिया। अब देखो ये जो धन आवेश है, कल हमने बताया था कि धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगता है? क्यू ई। ये वाला माइनस क्यू चार्ज है तो इस पर भी बल उतना ही लगेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी, माइनस क्यू ई, सॉरी क्यू ई लगेगा, लेकिन इस दिशा में लगेगा। वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। पहले एक चीज समझो, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? तीन बातें मैं यहां पे क्लियर करूंगा। पहली चीज आती है बल क्या है। बल क्या है? तो बेटा बल होता है किसी वस्तु पर लगा हुआ धक्का व खिंचाव जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे और या करने का प्रयास करे। तुम मान लो बहुत बड़े भीम बलशाली बनते हो, दीवार पे धक्का लगा रही है, लगा बोर्ड न टूट जाए। सर आप तो भीम से कम थोड़े ना है। अगर मान लो बोर्ड पे धक्का लगा रहा हूं, अब मैं बोर्ड का कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसका कारण क्या है? कोई बात नहीं, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बोर्ड की स्थिति को परिवर्तन करने का प्रयास तो कर रहा हूं। तो इस निरर्थक प्रयास को कहते हैं बल। बात समझ में आई? बल क्या है? बल किसी वस्तु पर लगा हुआ धक्का हुआ खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति को बदल दे या बदलने का प्रयास करे। दूसरी चीज आती है बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण क्या है? अगर किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो, कि वह किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो। तुम्हारे घर में भगवान करे सबके घर में दरवाजा लगा होगा, लगा है ना दरवाजा? ये दरवाजा लगा, ये दरवाजा का हैंडल लगा रहता है। आप दरवाजे का हैंडल पकड़ के ऐसे ग्रर से घुमा देते हो, ग्रर से घुमा देते हो ना। आप देखते हो कि आपके द्वारा यहां बल लगाने से ये दरवाजा इस एक्सिस के इधर उधर घूमता है केवल। तो बेटा ये जो बल की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को कहते हैं बल आघूर्ण। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल। बल आघूर्ण क्या है? यदि किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो तो उसे क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। अच्छा सर, उसके बाद आज हमें एक चीज और मिल गई, बल युग्म। युग्म आ गया। युग्म का मतलब तो तुम लोग बहुत समझते होगे ना। युग्म जैसे प्रेमी युग्म होता है उसी तरह से बल का युग्म होता है, बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण की जब बात आती है, आराम समझना, तो जब किसी वस्तु पर दो बल लगे हो, एक नहीं दो लगे हो, और वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखते हो। जैसे बेटा समझो, इधर देखो, ये हमारे सामने एक तो प्लेट रखी है, एक प्लेट है, मान लो प्लास्टिक से कूड़ा कबाड़ पड़ा है, इस पर एक बल मैं इधर से लगाऊं, इधर से तुम्हारे मुंह की तरफ, और एक बल अपने मुंह की तरफ लगाऊं ऐसे, तो क्या होगा? इस अक्ष के परितः, बीच से ये जो लाइन है इस अक्ष के परितः, ये ऐसे घूमने का प्रयास करेगा, ये ऐसे घूम जाएगा। तो यहां पर दो बल लगे हैं तो ये बल युग्म बना रहे हैं और घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो आघूर्ण बना रहे हैं। तो जब किसी वस्तु पर दो बल लग करके, बराबर और विपरीत बल लग करके एक वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो इस प्रवृत्ति को हमने नाम दिया बल युग्म आघूर्ण। आई बात समझ में? बताओ किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हुआ? अब बेटा बात समझो, यहां पर डाइपोल की कुछ कहानी ऐसी है, डाइपोल को एक बल QE इधर खींच रहा है, एक बल QE इधर खींच रहा है। बेचारा डाइपोल अब इधर खींचो तो ये क्या होगा? इसे कर्र से घूम जाएगा, घूमने की प्रवृत्ति है ना, तो उसी प्रवृत्ति का नाम है बल युग्म आघूर्ण। उसी बल युग्म आघूर्ण की गणना करनी है। अच्छा, बल आघूर्ण का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणते क्रिया रेखा से। क्रिया रेखा होती है जिस अक्ष के परितः वस्तु घूमती है, ठीक है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, बल गुणते क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। आई बात समझ में?
चलो अब समझो आराम से, यहां पर हम इतना चित्र बनाने के बाद क्या क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्रीय में एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जिसकी लंबाई 2l और आवेश का परिमाण बताओ कितना है, q है। क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम एक एक करके निकालेंगे। हम निकालेंगे प्लस q सिरे पर लगने वाला बल आघूर्ण। मान लो प्लस q सिरे का जो बल आघूर्ण है टाउ बराबर टाउ 1 है, ठीक है। तो वो क्या होगा, बल गुणते क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बल गुणते बिटवा क्या होगा, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। यहां पे समझो टाउ 1 इक्वल्स टू बल कितना लग रहा QE, बल कितना लग रहा QE। क्रिया रेखा क्या होती है, जिस अक्ष के परितः घूमता है वो रेखा कहां है, वो रेखा ये है। रेखा चक्कर में ज्यादा ना पड़ना, ये रेखा, ठीक है। अच्छा, इस रेखा से लंबवत दूरी बेटा ये होगी ये वाली। ये दूरी कितनी होगी सर, अभी हमें नहीं पता, तो कुछ देर के लिए x मान लेते हैं। कुछ देर के लिए हमने इस दूरी को कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक ये कितनी है, ये l है। वैद्युत द्विध्रुव का मिड पॉइंट है, कितनी लंबाई l है बेटा। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लगा दें, क्या लगा दें, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, l साइन थीटा आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l साइन थीटा आ गई। तो वैद्युत द्विध्रुव में हमने क्या देखा, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितनी, l साइन थीटा, ठीक है। ये एक सिरे पर लगने वाला बल आघूर्ण हो गया। इस सिरे पर निकालोगे तो देखो बल कितना QE और दूरी वही हो जाएगी। पूरा सेम प्रोसेस लगाओगे तो दूरी फिर l साइन थीटा आएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक सिरे पर लगने वाला बल आघूर्ण। अगर हम इसी तरह से कुल मिला के वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण निकालें, क्या निकालें, बल युग्म आघूर्ण निकालें, तो जितना उस सिरे पर लगेगा उतना ही इस सिरे पर लगेगा। तो कुल बल आघूर्ण जो होगा इसका जस्ट दुगुना कर दें भैया, इसका जस्ट दुगुना कर दें। अब इसका जस्ट दुगुना करेंगे तो 2QE L साइन थीटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2L को मैंने 7 कर दिया, Q इंटू 2L को 7 कर दिया, इंटू E साइन थीटा। और बेटवा अभी अभी हमने तुमका पढ़ाया है कि P बराबर होता है Q इंटू 2L। ये Q इंटू 2L क्या है, P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसकी जगह P रख दें, देन टाउ इक्वल्स टू कह सकते हैं PE साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बन गया, PE साइन थीटा। बताओ समझ में आया सबके, एक बार कमेंट करो, समझ में आया सबके। टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे समझो, थोड़ा सा इसको उपचय बताते हैं। आपने A क्रॉस B बराबर पढ़ा है AB साइन थीटा। A क्रॉस B बराबर आपने क्या पढ़ा है, AB साइन थीटा। तो बताओ इसी तरह से ये PE साइन थीटा किसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो आप कहोगे सर ये P क्रॉस E रहा होगा। तो अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर रूप में लिखें, तो वेक्टर रूप हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, ठीक है, P क्रॉस E कह सकते। क्लियर हुआ इतनी बात, समझ में आया। एक चीज अभी हम और समझते हैं, उसके बाद बात, एक बात और समझ लेते हैं, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, आघूर्ण की परिभाषा, इसकी परिभाषा एक तो हम तुम्हें बता चुके हैं, लेकिन एक और सुनो।
एक परिभाषा और समझते हैं इसकी, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है भाई, टाउ इक्वल्स टू हमने पढ़ा है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा ये पढ़ा। तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर क्या आ जाएगा बेटवा, P बराबर आ जाएगा टाउ अपॉन ई साइन थीटा। मक्खी रानी आ गई, बिना फीस के पढ़ती हैं, कहती हैं हम भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने नहीं देंगे लेकिन, ठीक है। ये देखो P बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन ई साइन थीटा। अगर बेटवा हम यहां पर थीटा की वैल्यू 90 रख दें, वह ई का मान 1 कर दें, तो जो P आएगा वो टाउ के बराबर आएगा, और इस अवस्था में जो बलाघूर्ण होता है वो अधिकतम होता है। इस अवस्था में जो बलाघूर्ण होता है अधिकतम होता है। आई बात समझ में? अर्थात हम कह सकते हैं एकांक वैद्युत क्षेत्र में 1 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। क्या बोलोगे, एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत, 90 का मतलब क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्माघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, गौर से सुनना। एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्माघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिखते हैं, अतः एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्या बोलोगे, क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को, किसको बच्चा, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बच्चा लोगों, आज की क्लास यहीं तक फिर रखते हैं। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है। फिर मिलेंगे, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन